हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट फील्ड्स इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर निकल चुका है। अब दूसरा वीडियो लेक्चर ये बनने जा रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। पहले हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसको हमने समझा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और बेसिक उसको हम कैसे दूसरे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उसके 3 मेथड पढ़े थे हमने, है ना। तो अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में। समझते हैं इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं ना। कूलम्स लॉ ने ये बताया दो चार्जेस जो है एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी अगर मान लीजिए वो दोनों चार्ज Q1 Q2 है और r डिस्टेंस दूर पे रखे हुए एक दूसरे से, ठीक है। ये इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है। बाय द वे ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है ना। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि ये दोनों चार्जेस को उन्होंने पॉइंट चार्ज माना है। कहने का ये मतलब है ये जो इनके बीच की दूरी है उसके कंपैरिजन में इनका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है, ये दूरी ज़्यादा है। ओके, तो ये जो दो पॉइंट चार्जेस r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में दो फोर्स लगेगा। अभी फ़िलहाल इस इंस्टेंट के लिए मैं कह देता हूँ, मान लीजिए दोनों सेम साइन के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लीजिए ये एक फोर्स है जो कौन लगा रहा है, पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे, तो दिस इज़ फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय 1। और ये वाला फोर्स जो है ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा। दिस इज़ व्हाट, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय 2, है ना। तो बेसिकली ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। तो फोर्स चाहे मैं 1 2 की बात कर लूँ या फोर्स 2 1 की बात कर लूँ, जो कि फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय 1 है, इन दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। लेट्स से F। तो इन्होंने ये बताया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों ही जो चार्जेस है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें से कोई भी एक चार्ज बढ़ेगा, Q1 मान लीजिए बढ़ा दीजिए या Q2 को बढ़ा दीजिए, तो सिमिलरली फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। या इनमें से किसी को भी घटाओ तो भी फोर्स घट जाएगा। ओके, अच्छा, साथ ही साथ अब डिस्टेंस जो कि इनके बीच का सेपरेशन है उस पर कैसे डिपेंडेंसी है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, है ना। उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का ये मतलब है अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना कर दोगे, 2r कर दोगे, डबल कर दोगे, तो फोर्स जो होता है वो 4 गुना घट जाएगा, 1/4 हो जाएगा फोर्स, 1/4 घट जाएगा। क्योंकि घटना तो है, इन्वर्स से रिलेटेड है, साथ ही में देखिए स्क्वायर पावर है तो उसका स्क्वायर टाइम्स घटता है, ठीक है। हाँ, ये 2 टाइम्स आपने बढ़ा दिया डिस्टेंस तो ये घटेगा नहीं, 4 टाइम्स। ओके, और साथ ही साथ फोर्स बेटा एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है मीडियम। फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। अब ये जो मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है इसके पूरे डिस्कशन अभी हम बाद में सेपरेटली लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं मीडियम के डिस्कशन को थोड़ा अलग रख रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों का ये चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को यदि कंबाइन करें तो आएगा एक कांस्टेंट और ये बनता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r²। तो दिस इज़ योर कूलम्स लॉ। दिस इज़ व्हाट, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है उस पर फ़र्क पड़ता है, उस ये कांस्टेंट उसी के हिसाब से अपनी वैल्यू अज्यूम करता है, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए मान लेते हैं फॉर एयर या कह लीजिए वैक्यूम, इन दोनों को हम लूज सेंस में एक ही मानते हैं। तो फॉर एयर या कह लीजिए वैक्यूम, जब इन दोनों के बीच में वैक्यूम होगा और जिसको हम फ्री स्पेस भी बोलते हैं, फ्री स्पेस, जब इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस होगा तब जो इस कांस्टेंट की वैल्यू है वो एक्चुअली फर्दर कुछ कांस्टेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, 4πε0। हम इसको कहते हैं 4πε0। 4π तो देखिए पूरा कांस्टेंट है, ये जो ε0 है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन को परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर फ्री स्पेस है तो हम उसमें नॉट लगा के बोलते हैं, नॉट हम एयर या वैक्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो एप्सिलॉन है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये हर मीडियम का अलग अलग होता है, इसी से इस कांस्टेंट की वैल्यू पे फ़र्क पड़ जाता है। और यही जो परमिटिविटी है एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए
हम इसी परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक्चुअली होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब देखिए इसकी यूनिट को भी आप याद रख सकते हो। जैसे एप्सिलॉन नॉट यहाँ नीचे आता है तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए, फोर्स को नीचे ले आइए। ऊपर क्या है, चार्ज इंटू चार्ज, तो कूलम स्क्वायर, और नीचे इधर से फोर्स आ गया था, है ना, तो न्यूटन, और नीचे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कभी कभार कन्फ्यूजन होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक्चुअली इससे उल्टा होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा है ना, और इसकी यूनिट जो होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ करे, आप फॉर्मूले से इसको निकाल लिया करिए, ठीक है। तो ये होता है एयर के लिए ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसकी वैल्यू रखे और पाई की वैल्यू रखे और 4 रखे तो इसकी वैल्यू कंप्लीटली सॉल्व होकर आती है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू बनती है। एयर के लिए आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो फॉर एयर या वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू ये आती है। अदरवाइज कोई दूसरा मीडियम होगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके, इसके बाद हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब जो हमारी डिस्कशन चल रही थी एप्सिलॉन नॉट पे, होता क्या है, उसके लिए हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एयर के लिए हम बोलते हैं उसे एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है। अब ऐसे ही देखिए एप्सिलॉन जो होता है वाटर के लिए, एप्सिलॉन फॉर वाटर वो होता है 7.12 इंटू 10⁻⁻10, वही कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे में बहुत सारे के लिए बात कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अगर ग्लास के लिए बात करूँ तो एप्सिलॉन फॉर ग्लास वो होता है 3.01 इंटू 10⁻⁻11, है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब दिक्कत ये आती है, दो चार्जेस के बीच में तो कोई भी मीडियम आ सकता है, तो अब हम इतनी सारी वैल्यूज़ याद रखें क्या, इतनी सारी वैल्यूज़ याद रखें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। तो हमने क्या करा है, एक बहुत ही इजी मेथड के साथ सामने आए, हमने डिफाइन करा है एक रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसको एप्सिलॉन आर से भी दर्शाते हैं, या इसी को के भी लिखते हैं हम लोग, है ना, कभी कभार इसको हम के से भी दर्शाते हैं कभी बार, पर फिलहाल मैं पीछे के यूज़ कर चुका था तो इसलिए मैं यहाँ पे के इस्तेमाल करने से बच रहा हूँ, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर ये क्या होता है, दिस इज़ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट। इस रेशो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए मैं रिलेटिव परमिटिविटी को एक बार लिख देता हूँ, द रेशो ऑफ, ये क्या होता है, द रेशो ऑफ परमिटिविटी of free space to the permittivity of medium। इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये मीडियम के लिए होता है। अब देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये एप्सिलॉन आर सबके लिए डिफाइन कर रखा है, अभी फिलहाल मैं इसको वाटर के लिए निकालता हूँ, ठीक है। वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर, वाटर के लिए क्या होगा, ये देखिए एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, अब देखिए वाटर की हमने अभी उसकी बात कर ली है, परमिटिविटी की क्या वैल्यू होती है 7.12 इंटू 10⁻⁻10, है ना, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए हमने बात कर रखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है।
तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा करीब करीब 81 के बराबर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 81 के बराबर। तो देखिए एज़ कम्पेयर टू इतने डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ याद रखने के कंपैरिजन अच्छा है ना कि हम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी याद रखें। रिलेटिव परमिटिविटी से होता क्या है, हमारा जो पिछला फॉर्म था फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यहाँ से इस फॉर्मूले से देखिए अगर एप्साइलन की वैल्यू क्या बन रही है, आप इधर से देखिए, मैं इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ तो एप्साइलन जो बन रहा है वो एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, मतलब एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का प्रोडक्ट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बनाती है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दो चार्जेस के बीच में Q1 Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच में अब मान लीजिए कोई मीडियम आ गया, है ना, कोई मीडियम आ गया जिसका अपना रिलेटिव जो परमिटिविटी होगा वो मान लीजिए एप्सिलॉन आर है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे तो एप्सिलॉन आर रखना पड़ता और फिर इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू दोबारा से पता करने पड़ता, तब जाके मैं प्रोडक्ट करता। तो इसके वजह जो हमें ऑलरेडी इसकी वैल्यू पता है 9 × 10⁹, हम वही इस्तेमाल करेंगे। और साथ में देखिए एप्सिलॉन ऑफ मीडियम का रखना था ना, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन में एप्सिलॉन का आर का प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब 1/4πε0, तो एज इट इज़ रखेंगे, बस एक एप्सिलॉन आर का और प्रोडक्ट कर देंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका फोर्स का एक्सप्रेशन। ये था इन वैक्यूम माने फ्री स्पेस, और ये है इन मीडियम। तो ठीक है, तो मीडियम में आपने देखिए एप्सिलॉन नॉट में बस एक एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट आ गया, तो कितना इजी हो गया। और इसे याद रखना हमारे लिए इजी है ना। वजह इसके कि पूरा का पूरा एप्सिलॉन की वैल्यू रखते और आप इसको दोबारा से सॉल्व करते, जो वैल्यू आती है उसका प्रोडक्ट लेते, वो बहुत हेक्टिक हो जाता। तो इस तरीके से हम एक सिंपलेस्ट मेथड के साथ आए। हमने क्या करा, एक रेशियो डिफाइन करा विच इज़ नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को आप बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये होता क्या है, ये रेशियो होता है सिंपल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का विद परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम यहाँ ऊपर आता है, ध्यान रखिएगा, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइड में नीचे आता है। ठीक है, तो इसको अगर अब मैं रेशियो के टर्म्स में बोलूँ तो यहाँ पे रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नीचे लिखना चाहिए था मुझे, ये मीडियम हो जाएगा, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, फ्री स्पेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। तो अब से हम रिलेटिव परमिटिविटी बताया करेंगे किसी भी मीडियम का अगर इंट्रोडक्शन होता है, ना कि उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। फिलहाल वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर ले इसको। चलिए, कभी कभार है ना एक ग्राफ पूछ लिया जाता है आप लोगों से, उसको और देख लीजिए। F वर्सेस R, मतलब जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन था, Q1 Q2 दोनों चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, इनके बीच का सेपरेशन R। यदि R को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो उसके साथ फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका एक बार ग्राफ देख लेंगे हम। ये आपका फोर्स, मैं इसको y एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूँ, ये आपका R, इसको x एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम x एक्सिस में पुट करते हैं, और जिनकी वजह से दूसरा वैल्यू डिपेंड करता है उसको हम y एक्सिस में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। अब देखिए, क्योंकि ये स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें पता है F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, स्क्वायर का इफेक्ट है यहाँ पे, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसको भी लिख ले, नोट कर ले। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है ना। हमें पता है ये इस पे फोर्स लगा रही होगी जिसको हम F21 बोलते हैं, और ये इस पे फोर्स लगा रही होगी जिसको हम F12 बोलते हैं ना, फोर्स और 1/2। ठीक है, ये हो गए आपके फोर्सेस, है ना। तो अब बस हमें ये तो पता है कि कितना फोर्स लगाता है, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर एयर में रखे तो। ठीक है ना, अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सीधी सी बात है, आपको पता है ये F
मान लीजिए 1 2 की बात कर लेते हैं ना, फोर्स ऑन 1/2, तो इस पर वेक्टर साइन लगाएंगे, विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, स्केलर मैग्नीट्यूड हो गया है ना। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए देखिए इन दोनों के बीच में ये ज्वाइन कर दिया है, यहाँ से यहाँ पे इस तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, R12। ठीक है, ये क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक डायरेक्टेड है, चार्ज 1 से लेकर चार्ज 2 की तरफ। और ऐसे ही ये एक और यूनिट वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे R21। ये कहाँ से, चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, तो जब मैं फोर्स ऑन 1/2 की बात करूँगा तो यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आएगा R21। ठीक है, 21 क्यों लगाया, क्योंकि देखो जो 1 पे फोर्स लग रहा है बाय 2, वो 2 से 1 की तरफ ही तो लग रहा है, तो 2 से 1 की तरफ वाला यूनिट वेक्टर लेंगे। ठीक है, और जब फोर्स ऑन 2/1 की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। हम पीछे बात कर चुके थे कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना। फोर्स जो है 1/2 हो या चाहे 2/1 हो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड तो देखिए सेम रहेगा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि जब हम फोर्स ऑन 2/1 की बात करेंगे तो वो 1 से 2 की तरफ डायरेक्टेड होगा फोर्स। देखिए इस तरफ डायरेक्टेड है ना फोर्स ऑन 2/1, तो यूनिट वेक्टर भी हम 1 से लेकर 2 की तरफ वाला लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए आपके दोनों। ओके, और यहाँ से देखो साफ दिखता है फोर्स। देखिए आपको एक बात तो पता है ना कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये 1/2 इस तरफ डायरेक्टेड है, 2/1 इस तरफ डायरेक्टेड है, तो R12 इज माइनस टाइम्स R21, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं एक काम करूँ, इस 1/2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ माइनस टाइम्स R21 से। देखिए बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टाइम्स R21 लिख दिया। ठीक है मैंने। अच्छा, तो अब देखिए इस फॉर्म में और इस फॉर्म में फ़र्क कुछ नहीं रह गया, बस एक माइनस साइन का फ़र्क है ना। तो मैं इसी को, पूरे एक्सप्रेशन को, माइनस साइन को अलग लिखते हुए लिख सकता हूँ इतने को F12। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या चल रहा है F21। तो ये वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया था कि दीज टू फोर्सेज आर एक्शन रिएक्शन फोर्स। जो बॉडी 2 पे लग रहा है बाय 1, इतना ही सेम मैग्नीट्यूड का बॉडी 1 पे लग रहा है बाय 2, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मिटा देता हूँ। तो हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया। अभी देखिए क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको अपने आप से ट्राई करना है, उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, मान लीजिए दो चार्जेस है Q1 Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए R था, है ना। तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो था F, ये एयर के केस में है। अब क्या हो गया, इन दोनों को ऑयल में डिप किया गया। ठीक है, Q1 Q2 को ऑयल में डिप किया गया, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको भी आधा कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी आधा कर दिया गया, और इनके बीच में कोई ऑयल का मीडियम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना, जिसकी अपनी एक रिलेटिव परमिटिविटी होगी, है ना। तो अब जो फोर्स लग रहा है ना वो ठीक आधा हो गया इनके बीच में, इन ऑयल के केस में वो फोर्स लगने वाला क्या हो गया, सिंपल आधा हो गया। तो आपको ये बताना है एप्सिलॉन R ऑफ ऑयल क्या होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करिए, इसको ट्राई कीजिए एक बार। चलिए, आई होप शायद ट्राई किया होगा, है ना। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। देखिए एयर के केस में, इन एयर हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है सिंपल। डिस्टेंस भी R दिया हुआ इन दोनों के बीच का, है ना। अच्छा, इन ऑयल मतलब जब मीडियम आ गया तब क्या होगा, यही वाला फोर्स। पहली बात 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन मतलब उस मीडियम का जो भी परमिटिविटी रही होगी उसी को रखेंगे एप्सिलॉन। Q1 Q2 चार्ज में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन डिस्टेंस को आधा कर दिया गया, R/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो फोर्स है एज अ रिजल्ट आधा हो गया, है ना। ऑयल में ये जो फोर्स अगर पहले F लग रही थी
तो ऑयल में कितना लग रहा था, उसका ठीक आधा, है ना। हम पे गिवन ये था कि फोर्स अगर एयर में F है तो ऑयल में लाते ही उनके बीच का जो फोर्स है वो आधा हो गया था। तो फोर्स इन ऑयल को मैंने F/2 रिप्लेस किया, ठीक है। देखते हैं, ये F/2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन सॉरी, और ये Q1 Q2 अपॉन ये बनेगा R² अपॉन वाला 4 चला गया ऊपर, ठीक है, इसको मैंने ऊपर भेज दिया। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। अगर आपको वैसे प्रॉब्लम हो तो मैं बिल्कुल सेपरेटली लिख देता हूँ पहले, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इधर देखिए F है और उसके डिवाइड में नीचे आया क्या, F/2, ये F और इसका by2 ऊपर पहुँचा दिया, ठीक है। ये डिवाइड में आया नीचे, इक्वल्स टू इधर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, यहाँ पे ये जो डिवाइड में आएगा 1 अपॉन वाला 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर पहुँचा दिया, ठीक है। और इधर क्या है, ये Q1 Q2 अपॉन R², और ये जो डिवाइड में आएगा वो भी ऐसा है Q1 Q2 अपॉन उसका R² ऊपर आ जाएगा, ये R², लेकिन Q1 Q2 के प्रोडक्ट के साथ 4 भी था तो अपॉन में 4। ये बात क्लियर होती है। तो इधर देखिए F से F कटा, 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई से 4 पाई कटा, Q1 Q2 R² Q1 Q2 ये भी कटे, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा एप्सिलॉन ऊपर से और नीचे से बचा एप्सिलॉन, है ना। और इधर क्या बचा, इंटू 1/4, देखिए सिर्फ यही बचा है। तो इसी कैलकुलेशन को अगर आगे बढ़ाए तो 4 को आप इधर भेज दीजिए, 8 बन गया, तो इधर बचता है एप्सिलॉन, ठीक है। इधर बचता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू 4 को इधर भेजा, 8 बन गया 8। और देखिए इस एप्सिलॉन को ही रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस रेशो को ही तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो आपसे यही पूछा गया था, व्हाट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल की वैल्यू निकली है 8, ठीक है। ये है आपका आंसर। पता नहीं कितने बच्चों का सही आया होगा आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट कर लीजिए।